हैं कि आपके हिसाब से अगर एलियन है, जो कि मैं मानता हूँ कि आप मानते होगे कहीं ना कहीं कि एलियंस हैं, तो आपने क्या ऐसा पढ़ा या सबसे पहला क्या इंफॉर्मेशन सोर्स थी जिसको पढ़ने के बाद आपको यकीन हो गया कि हाँ भाई कुछ तो चल रहा है दुनिया में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट के ऊपर इतना कुछ अवेलेबल है एलियंस के बारे में, लेकिन होता क्या है ना, लोग इधर उधर से सुनी सुनाई बातें, ये वो किसी ने भी कुछ डाला उसी को फिर जो है रिहैश कर दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, ये सब रिसाइकिल होता हुआ चलता आ रहा है। इसमें डीप में जाने की बहुत ही कम लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कि एलियंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट चलते हैं उसके हिसाब से इस दुनिया में एलियंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेनोवेलेंट एलियंस, मतलब कि अच्छे एलियंस इन द सेंस जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, जो कि इंसानों के लिए अच्छा करते हैं। दूसरा होता है जो कि एनिमी एलियंस है, जो कि इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा बेनोवेलेंट एलियंस के बारे में, जो कि इंसान के फ्रेंडली एलियंस है। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आई कहाँ से सामने? देखो, एक अमेरिका की एक बहुत ही फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट हुआ करती थी, उनका नाम था डॉर्थी कैनन। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हुए कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 2002 में शायद उनकी डेथ हो गई थी, 2002 या 12 में ऐसा कुछ। तो उनके पास ना एक इस तरह की क्या बोले एबिलिटी थी। वो हिप्नोथेरेपिस्ट थी। आपने देखे होंगे हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होते हैं। अपने किसी भी पेशेंट को वो हिप्नोटाइज करके उसको उसके पुराने पास्ट में लेकर जाके उसको क्वेश्चंस पूछते हैं या ये सब चीजें पास्ट लाइफ करते हैं। हाँ, थेरेपी पास्ट लाइफ थेरेपी होगी, ट्रांस में ले जाके। लेकिन कैनन के पास ये एबिलिटी थी कि वो उसको पिछले जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म पीछे तो ले जा सकती थी। वो उसको इतना पीछे ले जा सकती थी, मतलब लाखों करोड़ों साल उसको सोल को वो पीछे लेके जा सकती थी और वहां से वो क्वेश्चन पूछती थी। तो होता क्या था कि जितने भी वो सेशन करती थी ना, और उनको लाखों करोड़ों साल उनके सोल को पीछे लेकर जाती थी, तो लास्ट में जहां से ये सब कुछ शुरुआत हुई थी, हर बार एक ही सोर्स मिलता था उसको, एक ही तरह की आवाज आती थी और एक ही तरह का वो सोर्स होता था कि जो कि आंसर करता था इन सब चीजों को। और वो सोर्स था हमारे क्रिएटर, जिसने हमें बनाया है। वो डायरेक्ट क्रिएटर से बात करती थी इस हिप्नोथेरेपी के थ्रू। तो कहने का मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि आज जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये डायरेक्ट सोर्स से आई हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये किसी इंसान ने नहीं बताई हैं, ये किसी भूत प्रेत को शरीर में लाके नहीं बताया, ये डायरेक्ट सोर्स से आई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल आता है कि एलियंस क्या है, हम क्या हैं, हम कहां से आए, एलियंस कहां से आए, हमें किसने बताया, ये सब चीजें। तो देखो, इस बारे में एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि हम इंसानों के लिए तो अर्थ से बाहर जो भी चीज है वो सब कुछ एलियंस ही है ना। जो भी बाहर है वो सब एलियंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में एक ही टाइप के एलियंस हैं। अर्थ जैसे प्लैनेट, इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों प्लैनेट्स हैं और उन लाखों प्लैनेट्स पर लाइफ बसती है। तो एलियंस हैं, लेकिन बहुत तरह के एलियंस हैं। उन्हीं में से एक तरह के एलियंस ने हमें क्रिएट किया है। अब होता क्या है, जैसे अर्थ है हमारा प्लैनेट, अर्थ के जैसे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सैकड़ों प्लैनेट्स हैं। उनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि जो कि लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते। तो उनका धीरे धीरे टाइम के साथ में जब भी कोई प्लैनेट इस लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि लाइफ को सस्टेन कर सके, तो वो टाइम उस प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अर्थ भी ऐसे ही थी। अर्थ भी एक नॉर्मल प्लैनेट था, लेकिन फिर समय के साथ यहाँ पे सब चीज़ें होती रहीं, मतलब क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होती रहीं और एक स्टेज पे ये पहुंची कि ये अब लाइफ सस्टेन कर सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन होने लग गई, पानी होने लग गया, ये सब चीज़ें होने लग गई, मतलब लाइफ सस्टेन करने के काबिल हो गई। तो जब भी कोई भी प्लैनेट लाइफ सस्टेन करने के काबिल होता है तो वहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है लाइफ को पैदा करने का। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग ब्रह्मांडों से सेल्स इकट्ठे किए जाते हैं। एक जैसे टेस्ट ट्यूब मान लो आप, टेस्ट ट्यूब में सेल्स इकट्ठे किए और उन सेल्स को उस प्लेनेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है हजारों लाखों करोड़ों साल के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि भाई क्या यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होती है, क्या लाइफ फॉर्म होती है यहाँ पे पैदा। उसी तरह धरती पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम जो प्रोड्यूस हुए थे ये कौन से प्लेनेट के थे सेल्स। तो इसके आंसर में वो ये कहते हैं, सोर्स ये कहता है
कि भाई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सेल से प्रोड्यूस हुए हो, क्योंकि इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि भाई कौन से ये एक एक्सपेरिमेंट होता है भाई, कभी उसका मिला के कभी कर दे, कभी उसका इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। कई बार लाइफ क्रिएट हो जाती है, कई बार नहीं क्रिएट होती है। और लाइफ, वो ये कहते हैं कि लाइफ जो होती है ना, ये बहुत ही डेलिकेट होती है। लाइफ को पैदा होने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको खत्म होने में मतलब ज्यादा समय नहीं लगता, वो यूं खत्म हो जाती है। कोई भी गड़बड़ हुई तो लाइफ खत्म, उसके बाद फिर से अगेन वही हजारों लाखों करोड़ों साल को उनको वो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि उनके लिए बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है, हमारे क्रिएटर्स के लिए किसी भी प्लेनेट पे लाइफ को क्रिएट करना। तो ऐसा ही उन्होंने धरती के ऊपर किया था। धरती के ऊपर उन्होंने लाइफ पैदा करी और फिर हजारों लाखों साल करोड़ों साल तक वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा उस लाइफ फॉर्म का। ये मैसेज एक तरीके से जो थेरेपिस्ट है उसको मिला, जो अल्टीमेट एनर्जी उसने ये मैसेज दिया उसको। कैनन डॉर्थी हिप्नोथेरेपिस्ट बैठी हुई है, सामने पेशेंट लेटा हुआ है, वो ट्रांस स्टेट में, और वो उसको लाखों करोड़ों साल पहले लेकर गई है और डायरेक्ट उससे बात कर रही है सोर्स से। पेशेंट बता रहा है बेसिकली। हाँ, पेशेंट के मुंह से आवाजें आ रही हैं। ये वो उससे क्वेश्चन पूछ रही है, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो बता रहा है कि ये हमने ऐसे ऐसे करा है। तो वहां से ये सारे इसको जवाब मिल रहे हैं। तो धरती के ऊपर ये हुआ, मतलब जब लाइफ प्रोड्यूस हो गई और वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लग गया। अब ये एवोल्यूशन हर जगह होता है, हर एक प्लेनेट पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सेल्स क्रिएट करे और वहीं से डायरेक्ट बंदर पैदा हो गए या इंसान पैदा हो गए या कुछ भी को, मतलब ये वो धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर डबल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर मैमल्स, और ये इस तरह की चीज़ें एवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे चलती हैं। तो धरती के केस में उन्होंने क्या किया, वो करते क्या है, नॉर्मली हर एक प्लेनेट पे ऐसा होता है कि जब भी वहाँ पे लाइफ सस्टेन हो जाती है, मतलब कई सारे स्पीशीज जानवरों की और ये इस तरह की चीज़ों की हो गई, तो वो उस प्लेनेट की किसी एक स्पीशीज को पकड़ते हैं उसका डीएनए मैनिपुलेट करने के लिए। धरती के केस में उन्होंने पकड़ा था बंदर को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्लेनेट पे बंदर को पकड़ा जाता है। धरती पे इसलिए पकड़ा था उन्होंने बंदर को क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी ऐसे जानवर को चूज करें जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करना जानता हो, टूल्स वूल्स यूज करने के लिए। किसी प्लेनेट पे वो टिड्डे को पकड़ लेते हैं, तो किसी प्लेनेट पे वो छिपकली को, सांप को, हर एक प्लेनेट का अलग अलग चलता है। अब यहाँ पे एवोल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी में खुद ही एक्सेप्ट करता है ये बात कि मेरी जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लूप होल है। वो लूप होल ये है कि हजारों लाखों करोड़ों सालों से लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस हुई और वो मतलब उनका एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे वो पानी से ज़मीन पे आई, फिर हवा में गई, इस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ। इस तरह से बंदर बने, चिंपैंजी बने, हाथी बने, घोड़े बने, सब बने। लेकिन उसमें एक लूपहोल ये है कि वो ये कहता है कि बंदर से इंसान बनने की जो प्रोसेस है ना, उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये बंदर से इंसान इतनी जल्दी कैसे बन गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बंदर एक रात को सोया और अगली सुबह वो उठा तो वो इंसान बन गया। और वो हुआ कैसे था, वो ये हुआ था कि भाई बंदर का डीएनए मैनिपुलेट करा गया था और उस प्रोसेस से वो एक इंटेलिजेंट बीइंग बन गया था। और ये हर एक प्लेनेट पे ऐसा ही करा जाता है। एलियंस ने हमें क्रिएट किया था, उन एलियंस को भी पहले किसी और ने क्रिएट करा था। उनको वो बोलते हैं द आर्केइक वंस। आर्केइक मतलब बहुत ही पुराने, आप बोल सकते हो उनको, ऐसा कोई हिंदी में है नहीं इसका कोई परफेक्ट वर्ड। अनुनाकीस के लिए भी कहा जाता है कि वो अर्थ पे एक टाइम पे आए थे और उन्होंने ही इस तरह की कई चीजें हमें जिस एलियन मतलब स्पीशीज ने डेवलप करा था ना, वो थे प्लेइडियंस। अच्छा, हमें प्लेइडियंस ने क्रिएट करा है यहाँ पे अर्थ के ऊपर। तो उन्होंने बंदर का डीएनए मैनिपुलेट करा और वहां से फिर इंसान बना। ये प्लेइडियंस होते कैसे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ा आपने कि क्या किस टाइप का एलियन है ये? इसकी वाइट स्किन होती है, जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह मतलब हैं इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल, लंबे होते हैं और वाइट स्किन होती है, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। लेकिन हर एक जो है एलियन स्पीशीज ऐसी नहीं दिखती है, सब एलियन स्पीशीज अलग अलग दिखती हैं। कुछ रेप्टिलियंस जैसे दिखते हैं, उनकी बॉडी ऐसे होते हैं जैसे सांप की स्किन होती है, उनकी स्किन ऐसी होती है। कुछ थोड़े से हल्के से सांवले से भी होते हैं। तो इस तरीके से सबकी बॉडी अलग अलग होती है। और ये फ्रेंडली एलियंस की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेंडली एलियंस के भी अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन
हमें जिस स्पीशीज ने प्रोड्यूस करा है यहाँ पे अर्थ के ऊपर वो थी प्लाइडियंस। सर ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे इन्होंने मल्टीपल पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस बताए हैं और सबके मोर लेस सेम निकले। हजारों पेशेंट्स के, ओके, हजारों पेशेंट्स, और हर बार कंसिस्टेंट जवाब आता था। ऐसा नहीं था कि उसमें किसी तरह की कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती थी। हर बार मतलब आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं ना, ये सवाल मेरे दिमाग में आ चुके हैं ऑलरेडी, और तब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में देखा कि यार हाँ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सच है इन सब पर चीज़ों जैसे मूवीज में जो एलियंस की वो दिखाते हैं आकृति की ये कैसे, तो उनका सर हमेशा बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, ये ज़्यादा बताया गया है मूवीज के थ्रू, तो ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा होता है ना, देखो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है ना, एलियंस ये बताते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है। हमें अच्छा नहीं लगता अर्थ के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर है। तो वो नॉर्मली जिनको यहाँ पे भेजते हैं ना, वो खुद नहीं आते हैं यहाँ पे, वो अपने छोटे छोटे रोबोट्स को भेजते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो रोबोट्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही टाइप के दिखते हैं, बड़ा सर और ये छोटा कद और इस टाइप के चीज। वो खुद नहीं आते हैं, वो रोबोट्स को होते हैं, इसलिए सब रोबोट्स ऑलमोस्ट एक ही साइज खुद ही दिखते हैं। उनको खुद आके मतलब खुद भी आते हैं, वो मस्ती मजाक में घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे अपने यूएफओस में, लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए या जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह वायरल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो खुद नहीं होते एलियंस, वो उनके रोबोट्स होते हैं। अच्छा, हाँ। कहाँ पे थे हम कि लाइफ फॉर्म यहाँ पे पैदा हो गई। अब जब लाइफ फॉर्म पैदा हो जाती है ना, तो एक और चीज़ बताते हैं कि जैसे वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद अपना घूमने निकल जाते हैं, वो पूरी गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में घूमने निकल जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे देखने के लिए भाई कहाँ पे वो स्टेज आ गई है कि यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है, तो वहाँ पे भी फिर एक्सपेरिमेंट, मतलब कहने का मतलब ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट होता है कि भाई क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कि कहाँ पे किस तरीके का, ये सब कुछ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ भी फॉर श्योर नहीं होता है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट है ये। तो इस बीच में वो धरती के ऊपर भी आते रहते हैं चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो धरती के ऊपर वो बताते हैं कि एक बार एक गड़बड़ ये हो गई थी कि जब यहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होने लग गई थी ना, तो किसी दूसरे ग्रह से वो ये बताते हैं कि हमने जो प्रोड्यूस करी थी ना लाइफ, वो एक परफेक्ट लाइफ थी। परफेक्ट लाइफ मतलब कि उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी थी, और ये दुनिया भर की जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ये सब यू वर नॉट सपोज टू गेट दैम, आपको वो सब चीज़ें नहीं होनी थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि एक बार किसी दूसरे ग्रह का कोई उल्का पिंड आके यहाँ पे गिर गया, और उस उल्का पिंड में उस दूसरे ग्रह के बैक्टीरिया आ गए, और वो बैक्टीरिया अर्थ के लिए नहीं बने थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है गड़बड़ करना स्टार्ट कर दी। तो जब ये बात उनको पता चली, जब वो यहाँ पर आए राउंड लेते हुए कि भाई देखें क्या चल रहा है, तो उनको पता चली कि भाई यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आ गया है, और ये तो आने वाले टाइम में बीमारियाँ देगा। तो फिर उनकी अपनी फोरम्स होती हैं, उनकी अपनी डिस्कशन हुई आपस में कि भी अब क्या किया जाए, इसको दोबारा से ख़त्म करके फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए या इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो अब उस स्टेज तक पहुंचने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग गए थे, तो अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जितनी भी हम बीमारियाँ देखते हैं, ये सब कुछ हमें नहीं होनी थी अगर वो बैक्टीरिया दूसरे ग्रह से यहाँ पे नहीं आए होते, तो उनके हिसाब से। तो इस वजह से ये सारी बीमारियां यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हम ना इंसान की हेल्प के लिए बीच बीच में गिफ्ट देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें आपको कि इनके भी लॉज होते हैं, इनके भी रूल्स होते हैं अपना, कि कहीं भी लाइफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चल रहा है, कि वो कितना इंटरफेयर करते हैं। तो इनके दो रूल्स होते हैं। एक तो होता है द लॉ ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फ्री विल। रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि एक बार वहाँ पे लाइफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, एक इंटेलिजेंट फॉर्म आ जाए वहाँ पे, तो उसके बाद वो जो कुछ भी करेंगे ना, वो उनकी फ्री विल है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरे को मारें, काटें, कुछ भी करें, उसमें हमारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन हम उनके बीच बीच में हेल्प करते रहते हैं, जिससे कि वो रहें, थोड़ा तरीके से रहें। मतलब ऐसा नहीं हो कि लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दें वो धरती के ऊपर। लाइफ, हाँ जी, बोलो। हाँ, मतलब हम इस हद तक ही सिर्फ हेल्प करते हैं कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय ना कर लें, क्योंकि डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा सब कुछ, तो फिर रह ही क्या जाएगा। इसलिए हम इतनी बुराइयां हैं धरती के ऊपर में, हम उनमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं, हमें वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये आपके फ्री विल है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है,
उस छोटे बच्चे को हम पैदा करते हैं, तो पैदा तो हमने उसको करा, लेकिन फिर बड़ा होके वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो उसकी फ्री विल है, उसमें हमारा किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो लोग वैसे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये गुड पीपल हैं, ये बैड पीपल हैं, ऐसा कुछ था उसमें? नहीं, देखो गुड पीपल और बैड पीपल ये तो हमारा नज़रिया है ना देखने का। मान लो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, खाने को नहीं है, तो मेरे पिता किसी दुकान पे चोरी कर रहे हैं खाने का सामान, तो मेरे हिसाब से तो वो गुड है ना, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो जिसका सामान है उसके हिसाब से वो बैड है। तो ये तो देखो देखने का नज़रिया होता है गुड और बैड का। और गुड और बैड ये मतलब गुड और बैड बिल्कुल देखने का नजरिया होता पर है जो मेरे हिसाब से। क्रिमिनल थिंकिंग लोगों की होती है, चलो ये तो छोटी मोटी चोरी हो गई, पर अगर कोई ऐसे बड़ा क्राइम कर रहा है या कुछ भद्दाई कुछ कर रहा है कोई, तो ये वो भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पर ये थिंकिंग भी इंसान ने भी टाइम डेवलप करी है, या नेगेटिव भी एक पार्ट है जो जिसकी वजह से आदमी influence- ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट का पार्ट है ना। सब उन्होंने दिमाग दे दिया, उन्होंने इंटेलिजेंस बीइंग क्रिएट कर दिया इस धरती के ऊपर। अब वो अपने इंटेलिजेंस से क्या कर रहा है, अच्छे के लिए यूज कर रहा है या बुरे के लिए यूज कर रहा है, ये सब कुछ उसके ऊपर है, इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये सब कुछ ना फिक्स्ड नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है। और इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि हम ना समय समय पर इंसानों को गिफ्ट देते आए हैं जिससे कि वो लाइफ सस्टेन रहें। जैसे कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो गिफ्ट दिया था इंसान को, वो दिया था आग का गिफ्ट। वे कहते हैं कि आग जो है ना वो धरती की नहीं है, आग हमने दी थी इंसान को जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके और जंगली जानवरों से अपने आप को बचा सके, लाखों हज़ारों साल पहले जब फॉर्म क्रिएट हुई थी, इंटेलिजेंट फॉर्म। और उसके बाद भी हम बीच बीच में समय समय पे इंसान को गिफ्ट देते हुए आए हैं। जैसे कि वो स्पेशली नाम लेते हैं इसका, ये हार्ट बाईपास सर्जरी जो होती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है, वो कहते हैं ये हमने दी थी इंसान को कि भाई आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने दी थी इंसान को जिससे कि आप अपनी पावर नीड्स को जो है पूरा कर सकें, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को या किसी भी सिविलाइजेशन को एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहते थे कि आप एडवांस बने, उसके लिए आप यहाँ से न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उससे आप पावर जनरेट करें। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज़ है, इसको हम जो भी चीज़ इसके भले के लिए देते हैं ये उसको वेपन में क्रिएट कर देता है। इसलिए हमने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो इसलिए दी थी कि भाई एनर्जी क्रिएट करें, लेकिन उन्होंने उससे वेपन्स बना दिए, इसलिए अब हमने उसको जो है गिफ्ट देने ही बंद कर दिए। तो धरती पे भी यही हुआ था। और इसके अलावा और वैसे कितने एडवांस है प्लेडियंस, ये जो एलियंस हैं, ये ऐसे इतने एडवांस हैं कि ये टाइम को, मैटर को, धरती पे हर एक चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। यूएस की तो कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जहाँ पे लोगों ने एलियन एब्डक्शन के बारे में बोला है कि हमें एक्चुअली हम कहीं थे सुनसान जगह पे और कुछ ऐसा आया। देखो सर, एक केस है एलियन एब्डक्शन का यूएस का, बेटी एंड बार्ले हिल का, ठीक है। ये फर्स्ट केस है शायद जो एब्डक्शन का हुआ था। इनको भी ये नाइग्रा फॉल से वेकेशन करके रात को वापस आ रहे थे, न्यू हेमिस्फेयर शायद जगह, 61 की बात है ये। तो उस टाइम पे तो वैसे ही पॉपुलेशन कम, वहाँ तो आपको पता है वास्ट है, जब बीच में सड़क हाईवे पे कोई नहीं है तो कोई नहीं है। तो बोले उन्होंने कुछ चीज़ स्पॉट की ऊपर उड़ते हुए, गाड़ी में थे वो लोग, उनको एक लाइट दिखी तो वो एक्साइटेड हो गए क्योंकि मूव कर रही थी। उनको स्टार तो नहीं हो सकता, वो उसने बार्ले ने बाइनॉक्युलर्स लगाई तो उसने नोटिस किया कोई चीज़ तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है। वो डर गया, अभी डर हो गया, आप गाड़ी में उठ के भागे। बोलते एक वो चीज़ फॉलो कर रही थी और एक स्पॉट पे आके हमारी गाड़ी के 100 मीटर आगे रुक गई, 100 फुट आगे, और 50 फुट हवा में है। ये उतरा, इसने गन थी इसके पास, इसने गन सीधा एम की उनकी तरफ। बोलते हैं उन्होंने समहाउ मेरे को कम्युनिकेट कर दिया कि जहाँ खड़े हो खड़े रहना और कुछ ऐसी हरकत मत करना। ये और डर गया कि बिना बात किए मेरे को कैसे पता चल रहा है ये गाड़ी में बैठ के भागा है। बोलते गाड़ी में बैठ के जब मैंने रिवर्स किया है थोड़ा सा, एक बीम सुनाई दी मेरे को स्ट्रॉन्ग, पिंग, एंड उसके बाद मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने घर के बेडरूम पे हूँ, एंड ये और उसकी वाइफ दोनों। देखो शॉट, ये हम इधर कब आए? तो उन्होंने जब याद किया थोड़ा, उनको पता चला हाँ यार हम तो गाड़ी में लास्ट कुछ हमने ऐसा देखा था। और बीच में क्या हुआ वो इन्हें याद नहीं, उनको याद कि नहीं। कैसे लेकिन आया। फिर आगे 2-3 दिन बाद बेटी को ड्रीम्स आने लगे, ठीक है। उस रात के उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ उसको दिख रहा है। उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कुछ बीइंग्स उतरे
एक स्पॉट के बाद उनकी गाड़ी रुक गई, कुछ बींग्स उसमें से उतरे जो देखने में 4-4.5 फीट के थे, ह्यूमन टाइप्स थे, ह्यूमंस नहीं थे, ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और उनके स्किन ग्रे रंग का था। वो उनको अबडक्ट किया, एलियन स्पेसशिप के अंदर लेके गए, ये है डॉक्यूमेंटेड है। और फिर वो डर गई कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया कि कुछ टेस्ट करेंगे, आपको दर्द नहीं होगा और फिर आपको छोड़ देंगे, आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको कोई बोल दे टेस्ट करेगा आपको तो और बढ़ जाएगी। सही बात है। तो वो डर जाती है, बोलती है उन्होंने कुछ नीडल इंसर्ट किया है मेरे पेट के अंदर, इतना बड़ा नीडल था, मेरे को बहुत पेन हुई। और उस दौरान बोलती जब मैं वहाँ थी उन्होंने मेरे को ये कम्युनिकेट किया कि वो अर्थ के नहीं है, उन्होंने अपना एक स्टार, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टार मैप बताया कि हम कहाँ से आते हैं। तो बेटी बोलती है मेरे को वो थोड़ा थोड़ा याद है। उसने वो ड्रॉ किया, उसने ड्रॉ करके दिखाया, तो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और सब ने देखा, सब ने बोला ये ऐसा तो है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारी इमेजिनेशन है। खैर उसके हस्बैंड को तो ड्रीम्स नहीं आते थे, लेकिन उसने फिर वो किया हिप्नोसिस, जहाँ हिप्नोटाइज करके आप, तो वो भी सिमिलर बोला जो इसने बोला, मैच दोनों का हो रहा है। बट फिर पता है ना वो ये उस स्पेस में चला जाता है कि भाई क्या पता क्या सच है क्या नहीं। लेकिन उसके इंसिडेंट के 10 साल बाद कुछ एस्ट्रोनॉमर्स फिगर आउट करते हैं एक स्टार मैप, जो कि एग्जैक्टली वो था जो 10 साल पहले इसने बनाया था, जब अर्थ पे मालूम नहीं था लोगों को। और ये है उसकी फ़ोटो, नीचे वाला बेटी ने बनाया, ऊपर वाला जो रियल है, दोनों में 10 साल का फ़र्क है। 10 साल पहले उसको पता नहीं हो सकता था कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो इस बात के बाद जो उसके बहुत बड़े क्रिटिक्स भी थे ना, उन्होंने भी माना कि नहीं भाई आप सीधा नकार नहीं सकते, राइट, इतना क्लोज आप देख रहे हो, सिमिलर है, Similar मतलब है। 90% 90% सिमिलर है, क्योंकि वो बोली मेरे को जितना याद है मैं बना सकती हूँ। सो दिस हैपेंड, आपने अबडक्शन की बात की, दिस हैपेंड। सर हमारी जो क्रिएशन है ना, ये हम ना अपने आप को बहुत लाइटली लेते हैं। पर मेरे को बहुत तकलीफ है ह्यूमन रेस से आज की डेट में, बिकॉज हम मिरेकल हैं इस दुनिया के। अगर मैं आपको बोलूँ हमको बनने में अरबों खरबों नरबों साल लगें आज जो हमें वो बनने में, एंड इट्स अ फैक्ट। हमारा जो सूरज है ना सर, वो 3rd जनरेशन स्टार है, मतलब इसके पापा भी एक थे, उसके पापा भी एक थे। हमारा सूरज 3री जनरेशन का है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो 2 गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो उनके क्लाउड में वो ग्रेविटी की वजह से गैसेस क्लोज आई, फॉर्म हुआ, तो पहला सूरज जो बना वो हाइड्रोजन हीलियम से बना, प्योरली उससे। अब जब एक सन बनता है वो इन रिलेशन टू आवर अर्थ करोड़ों साल जीता है। जैसे हमारे अर्थ की एज 9 बिलियन ईयर बताई गई है हमारे सूरज की, राइट। तो अब 9 बिलियन भी मानो तो 9 बिलियन साल वो सूरज जिया। फिर जब उसका एंड हुआ, ब्लास्ट, ठीक है, या रेड जाइंट बनेगा ब्लास्ट, लेकिन दोनों केस में वो गैसेस रिलीज करता है। तो बोलते हैं जब फर्स्ट वाले का ब्लास्ट हुआ तो थोड़े हैवी एलिमेंट्स और बने, बिकॉज हाइड्रोजन और हीलियम बहुत लाइट है, उसमें बिल्कुल भी सॉलिड नहीं होता। तो उसके अगर उस टाइम पे प्लैनेट्स भी होंगे वो गैसेस थे सिर्फ, नथिंग एल्स। लेकिन फर्स्ट एक्सप्लोजन के बाद उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन ये सब ऐड हुआ, तो 2nd जनरेशन स्टार बना। उसके जो प्लैनेट्स बने उसमें थोड़े से हैवी मटेरियल्स थे, बट इतने नहीं जितने आज अर्थ में हैं। उसने अपने समझो 9, 10, 11 बिलियन ईयर जिए, वो फटा, उसके फटने पे और ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड हुए, जिसकी वजह से आज ये प्लैनेट अर्थ बना। प्लैनेट अर्थ बना, उस वजह से हम लोग बने। अब हम जिससे भी बने हैं, हम एग्जैक्टली उन एलिमेंट से बने हैं जो हमारे यूनिवर्स में है, बाहर से तो कुछ आया नहीं है। तो हमारे बनने में आज ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब जितने भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, ये पहले थे ही नहीं। ये सब होने के लिए एक प्रोसेस था कि एक स्टार बनेगा, फूटेगा, दूसरा बनेगा, फूटेगा, तीसरा। तो हमको आज अपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स गए हैं जस्ट टू बी व्हाट वी आर। तो आप इमेजिन करो उस टाइम लाइन में हम कितने स्पेशल हैं कि आपको बनने के लिए एक सूरज को 3 बार फटना पड़ा। और मैं ये सोच के फैसिनेट होता हूं कि इसके चौथे में क्या कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बनेगी, क्योंकि जब वो नेक्स्ट एक्सप्लोर करेगा उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। एवरी टाइम इट एक्सप्लोर्स वो कुछ ऐड करता है, मिनरल्स, एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा सोचने वाला है, बट क्रेजी है कि हम लोगों को जो हम है वो बनने में इतने यूनिवर्स का खेल लगा है, नरबों खरबों, और यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। यार बॉडी मिली है, उसका ऑप्टिमम यूज़ करो, कॉन्शियसनेस का यूज़ करो,
कितना कुछ सीख सकते हैं। हम 1 घंटे में इतनी बातें कर लेते हैं, तो आपके पास तो लाइफ टाइम है सीखने के लिए। एंड जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, पानी आपको पता है जो पी रहे हैं हम लोग, सब सामने पड़ा हुआ है, एक भी बूंद पानी जो है वो हमारे अर्थ पे बना नहीं है, और ये सारा पानी हमारे अर्थ से भी पुराना है। यस, जब अर्थ बना था तो उसमें पानी नहीं था, मोल्टन मटेरियल, हार्ड रॉक, ये कुछ कॉमेट्स आके क्रैश किए हैं जो रिच थे पानी में, H2O में। उन्होंने आके जब अर्थ पे रैंडम अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्रैश किया, उससे अर्थ पे पानी आया। तो अल्टीमेटली दिस वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग टुडे, ये पता नहीं कौन से इंटरस्टेलर स्पेस से ट्रैवल करके अर्थ पे लैंड किया, प्रिसाइसली उस जगह पे जहां पे वो ओशंस बने। अब ओशंस बने तो इवेपोरेशन शुरू हुआ, तो पानी ऊपर गया, नमक हटा, रिवर्स बनी, जो प्रोसेस है पूरा। और बोलते हैं पानी, आज जो हम पानी पी रहे हैं ये वही पानी है जो एक टाइम पे डायनासोर ने पिया होगा। बिकॉज पानी सिर्फ अपने फॉर्म चेंज करता है और वापस पानी बन जाता है। आज हम इंसान है, हमारे अंदर 70% वाटर है, ये प्रूवन है, ब्लड में वाटर है, ये हमको जीने के लिए पानी पीना पड़ता है। अब पीते हो, आप उसको निकाल देते हो, चला जाता है धरती के अंदर, जाता है, इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, वापस आता है, वही पानी है। इंसान जब मर जाता है उसको या तो दफना देते हो, दफनाओगे पानी चला जाएगा मिट्टी में, अगेन वो प्रोसेस, या जला दोगे तो तुरंत इवेपोरेट हो गया। तो बोलते हैं पानी जितना भी अर्थ पे है ये वो इतना ही है जितना बाहर से आया था, वही रोटेट किए जा रहा है। और ये पानी जो आप पी रहे हो वो अल्टीमेटली कितनी लाइफ फॉर्म्स से होके गुजरा है और आज आपको जिंदा रखा हुआ है। कितना क्रेजी है ये थॉट कि हमारे पृथ्वी की एज 4.5 बिलियन है, लेकिन पानी उससे भी पुराना है। और ये अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता। अर्थ से बिलोंग नहीं करता, ये अर्थ पे आया तो इसका आना भी देखो, क्या वही बोलो ना, हमारी क्रिएशन में इसका ही बहुत बड़ा हाथ है। तो इतनी चीजों को प्रिसाइज होना पड़ा ताकि यहां लाइफ हो, और लाइफ क्या कर रही है। पर दुख होता है देख के कि हम यार रादर देन कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बना के हम तो नहीं, तू गलत, मार काट चली हुई है तू बेमतलब गलत, तू की। ये तू वो, फिर लगता है यार पता नहीं कितने और साल लग जाएंगे, सदियां लग जाएंगी इंसान को समझने में कि वो है कितना स्पेशल। सर मे बी ऐसा ही होना हो। या एग्रीड, पर सर ये ना बहुत, ये अगर हम हमेशा ये सोच रखें ना तो हमारी डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, राइट, पेस स्लो हो जाता है कि यार जो होना होगा वो होगा। अक्सर करते वो लोग हैं ना जो करते हैं। ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है वो किसी एनर्जी के द्वारा ही हो रहा है। एग्रीड, तो क्या पता गेम यही बनाया हो एनर्जी ने। बट फिर अगर गेम एनर्जी ने, अगर किसी ने ये बनाया भी है तो ह्यूमन माइंड आज इतना केपेबल है ना कि उसको तोड़ पाए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में। हम क्यों दूसरे से कंट्रोल हो रहे हैं आज आपकी, हम जानते हैं हम एक लौती रेस है पूरे अर्थ पे जो इतनी इंटेलिजेंट है। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, एवोल्यूशन किसी का हुआ ही नहीं, हमारा एवोल्यूशन हो गया, बाकी सारे बिलियन ईयर्स में वैसे ही रह गए। तो अगर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन हुआ है, अगर सच में हमारे पास दिमाग है जो कंट्रोल, जिसके पास पावर है कि वो कंट्रोल ना हो, तो वही कर लो। इट्स ऑल अबाउट जैसे आप बोलते हो कि उसको तोड़ना, अपने फियर से आगे बढ़ना। तो लेट्स सी कब होगा ये। आपको लगता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर सब इतने अवेयर हो गए तो फिर दंगे फसाद कम होंगे और फिर जीरो हो जाएंगे ना सर। जब आप इंसान छोड़ो, जब आप किसी भी लाइफ की वैल्यू करोगे तो, अब बहुत पुरानी सेइंग है ना, यू आर व्हाट यू ईट, राइट। तो साइंटिफिकली इसलिए बोला जाता है कि अब मैं किसी को फिर ऐसे नहीं बोलना चाहता कि ये गलत है ये सही है, बट ह्यूमन बॉडी इज अक्सर साइंटिफिकली इट इज मेड फॉर वेज खाना मोस्टली, ठीक है, बिकॉज वो जॉ जो है हमारा जॉ का मूवमेंट, वो उनके लिए वो नहीं है जो एक होते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस, उनके जॉ मूव नहीं करते लेफ्ट राइट, उनको स्पेशली उनके दांत, उनका स्ट्रक्चर, उनका बॉडी बना है टू किल। एक ने तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, उससे बोला था एक 2 साल के बच्चे को ना एक छोटे से पपी के साथ डाल दो एक बंद केज में, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चे को, देखो वो उसके साथ क्या करता है। और एक उतने ही साल के कब को, शेर के बच्चे को डाल दो, देखो वो क्या करता है। बोलता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम उसको प्यार करेंगे, हम नहीं खाएंगे, और जानवर की इंस्टिंक्ट है वो खा ही जाएगा, उसके लिए वो खाना है, वो बना है, हमारे लिए नहीं बना है। एक बच्चा बोलता प्रूव कर देता है इस बात को। बच्चा और स्नेक का भी हुआ था एक बारी, बट वो फियर के लिए, वो ये बट नॉर्मली था, बच्चे को फर्क ही नहीं है। अच्छा, सांप भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस मामले में, वो जब फियर फील करते हैं ना, वो सिर्फ तब अटैक करते हैं। उन्होंने अगर बच्चे में सेंस कर लिया है ही इज नो थ्रेट, ही विल स्टार्ट प्लेइंग।
बट हाँ फट जाए आपकी अपना बच्चा रखने में जस्ट फॉर अ टेस्ट, बट इट इज़ अ फैक्ट। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी, इसलिए बोलते हैं जो बना है वो इकोसिस्टम बना है हमको इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज हम क्या हैं, हम बचपन से खा रहे हैं इसलिए बड़े हो रहे हैं। तो आप अकेले एक नहीं हो, आप पता नहीं कितने मिलियंस तो पता नहीं कितने आपने फल खाए, कितने दाल के दाने हैं आप, राइट? कितने प्रोटीन्स, कितना पनीर हो आप, कितना दूध हो आप, ये सब मिलके आप बने हो। क्योंकि अगर बचपन में आपको खुराक नहीं गई होती, आपने बड़ा नहीं होना था। तो आपके बड़े होने में कोई मैजिक नहीं है, आपका फूड है, यू आर वॉट यू ईट। तो अगर हम कोई, जैसे प्लांट्स जो है वो बहुत सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इनका ब्रेन ऐसा नहीं है, एक जगह पे है, ठीक है? तो वो खाते हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत सुपीरियर है, वो उसको आराम से डाइजेस्ट कर पाता है। अब आप कोई जानवर खा रहे हो जिसका अपना एक दिमाग है, भले इतना विकसित नहीं है लेकिन है, उसका अपना नर्वस सिस्टम है। अब आप खा रहे हो उस नर्वस सिस्टम को, वो थोड़ा आपकी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि यार मुझे इसको समेटना है अपने अंदर। तो अब आप क्या बनना चाहते हो वही खाओ, यू आर वॉट यू ईट। खाओ तो अपनी मर्जी से, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बिलीव करता हूँ कि अगर नॉन वेज खाते हो तो सब खाओ, नहीं खाते तो कुछ मत खाओ। वो बीच वाली हिपोक्रेसी मुझे अजीब लगती है कि नहीं ये तो खा लेता हूँ, ट्यूसडे सैटरडे वाली। हाँ वो भी मुझे, चलो फिर भी, लेकिन यू आर इन, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। मैं एगिटेरियन हूँ, मैं मंगलवार को नहीं खाऊंगा। हाँ मतलब ठीक है, अगेन ऐसे फ्री वर्ल्ड है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जिसका जो चले अच्छा है। बट मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ जो है, कि इसलिए बोलते हैं जितना सिंपल खाओगे उतना बॉडी पे लगेगा और आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वो ना हार्म नहीं करेगा, हैम्पर नहीं करेगा। नहीं तो दूसरा नर्वस सिस्टम आप पे आ रहा है, इट्स लाइक दो गैलेक्सियाँ क्रैश कर रही हैं। अब अगर एक छोटी आएगी बड़ी समेट लेगी उसको, राइट? लेकिन अगर दोनों इक्वली बड़ी गैलेक्सीज हो तो सिस्टम में प्रॉब्लम आने की चांसेस होती है। सो दिस इज व्हाट इट इज।